हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर हम इस पूरे हफ्ते जो जो आईआईएफएस में हम पढ़ चुके हैं उनसे रिलेटेड एक पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना। तो इस सेशन में आपको पूरा का पूरा मौका मिलेगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये क्वेश्चंस पूछे जाएं इन द एग्जाम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। इनको अगर आप आंसर कर रहे हो, आंसर करने की कोशिश कर रहे हो एंड करेक्ट आंसर्स आपके आ रहे हैं, तो यू आर प्रिपेयरिंग रियली वेल। तो इस चीज़ को एसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विल बी डूइंग दैट विद दिस सेशन। इस सेशन में जो भी क्वेश्चन है उनको आपको आंसर करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज एक पेपर लो, पेन लो, और फिर यहाँ पर 1 to 40 क्वेश्चन हम करेंगे, तो 1 to 40 लिख लो। और फिर फटाफट से जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर, एंड देन आपका आंसर कंपेयर करो विद द आंसर विच आई एम गोइंग टू गिव। इसके साथ साथ आपको जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बट देन सिंस हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा। आर यू रेडी? यस, लेट अस मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट किस चीज से रिलेटेड है? तो वी कैन सी द वेरियस फेजेस ऑफ अ बिजनेस साइकिल आर रिपीटेड। तो बिजनेस साइकिल से रिपीटेड है। फेजेस जो बिजनेस साइकिल रिपीट होते हैं, बिजनेस साइकिल्स आर परवेसिव इन देयर इफेक्ट्स। अप एंड डाउन मूवमेंट जो है सिमेट्रिकल होता है। देयर कैन बी नो इनडेफिनेट डिप्रेशन और इटर्नल बूम पीरियड इन अ बिजनेस साइकिल। तो एब्सोल्युटली रिपीट होते हैं। ये परवेसिव है, यानी कि ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को स्प्रेड होता है। यस। एंड अप एंड डाउन मूवमेंट सिमेट्रिकल है, यानी कि बिजनेस साइकिल में ये जो अप हुआ ये डाउन हुआ, इनका जो साइज है वो सेम होता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल होता है। एक्चुअली ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज नॉट करेक्ट हियर? द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, सी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कोई भी डेफिनेट डिप्रेशन या फिर इटर्नल बूम, यानी कि हमेशा के लिए बूम पीरियड रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है in the business cycle. So as you know, there are four stages in the business cycle. We have the boom period, the recession, depression and the recovery period. ठीक है, यहाँ अलग अलग पीरियड से रिलेटेड सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड द एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ बूम पीरियड बेनिफिट्स विच अमंग द फॉलोइंग। तो बूम पीरियड में किसको किसको बेनिफिट होता है, ये चीज पूछी गई है। इज इट द बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, सैलरीड एम्प्लॉइज? ऑब्वियसली हियर वी नो बूम पीरियड में होता क्या है, बहुत सारा जो इन्फ्लेशन है, बहुत सारे चीज़ों के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। प्राइसेस बढ़ने पे क्या होगा, जो भी इन चीज़ों को बेच रहा है, whoever is selling it, लाइक द बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन whoever is buying it, जो इसे खरीद रहा है, लाइक द सैलरीड एम्प्लॉयज़, इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो वो अपनी कंजम्पशन कम कर देते हैं, एंड वही कारण बनता है नेक्स्ट फेज का, विच इज़ द रिसेशन। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को तो भाई प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है किसको बेनिफिट होता है। सैलरीड एम्प्लॉय को प्रॉफिट नहीं होता, इनको बेनिफिट नहीं होता। दैट इज वाई 1 and 2 ओनली कहाँ पर है, 1 and 2 ओनली, सी इज द राइट आंसर हियर। आई होप दैट इज क्लियर। बूम पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम यहाँ पर समझ गए, एंड ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन है। थर्ड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इन इंडिया? बहुत ही ध्यान से इनके स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने होंगे, एंड देन वी विल बी आंसरिंग। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ चुके हैं इन द सेशन जो इस हफ्ते हुआ था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कंस्टिट्यूट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 45ZN ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट ये प्रोवाइड करता है 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से रिलेटेड प्रोविजंस जो है वो यहाँ पर है सेक्शन 45ZN आरबीआई एक्ट में। ठीक है, फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बैठाई गई थी 29 सितंबर 2016 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन कंस्टिट्यूट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। कौन सा सेक्शन एक्चुअली है आरबीआई एक्ट का जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आपको जो प्रोविजन है वो देखने को मिलेंगे? 45ZB है, ZN नहीं है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछ लिया जा सकता है, दैट इज वाई ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ZN क्या है? यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, अगर आरबीआई अपना जो टारगेट है ऑफ द इन्फ्लेशन वो अचीव नहीं कर पाती है, उससे बाहर इन्फ्लेशन चला जाता है, तो व्हाट इज द थिंग दैट आरबीआई हैज टू डू? अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से एस्टैब्लिश की जा सकती है, उससे रिलेटेड चीज़ है, यानी कि आरबीआई के फेल्यूर से रिलेटेड। तो दिस इज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो जैसे ही 2 रॉन्ग है, वी कैन से द करेक्ट आंसर इज सी।
1 and 3 ओनली, इवन दो 3 आपको पता नहीं है, इवन दो यू डू नॉट नो, यू कैन आंसर इट, बट देन हमें पता है कि 29 सितंबर 2016 को पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग हुआ था। वी शुड ऑल्सो नो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, और ये 6 मेंबर्स में से 3 कौन से होते हैं, आरबीआई के, 3 रिजर्व बैंक, 3 होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये सारे डिसाइड करते हैं, मेनली ये डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट या पॉलिसी रेट्स क्या होंगे। ओके, दैट इज द मेन थिंग। और इनका मेन एम होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल एज वेल एज ग्रोथ को साथ साथ लेकर चलना। व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन बाय आरबीआई व्हेन इट फेल्स टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के तहत क्या एक्शंस लेने हैं अगर वो फेल हो जाता है टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। क्या है इन्फ्लेशन टारगेट, कौन सेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। इन्फ्लेशन टारगेट को सेट करता है फॉर एवरी हाउ मेनी ईयर्स, 5 ईयर्स, है ना। आज के डेट में इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, 2 to 6% है इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का जो परसेंटेज चेंज है वो देखा जाता है। ओके, तो ये टारगेट, अब लेट्स से रिसेंटली हुआ था कि ये 7% हो गया था, तो ऐसे में क्या करना होगा, शेड्यूल अ सेपरेट मीटिंग टू डिस्कस द फेल्यूर। और ऐसे में फेल्यूर कब कहा जाएगा, फेल कब कहा जाएगा, अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्या कि 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स तक ऐसा चलता है। ठीक है, यानी कि क्वार्टर्स अगर हम देखें तो वी नो कि 3 3 मंथ्स का ये होता है, तो 9 मंथ्स तक अगर ऐसा चल रहा है कि ये जो ब्रीच हो रहा है हमारा जो टारगेट है, देन विल कॉल दैट फेल्यूर। अगर ये फेल्यूर होता है देन आरबीआई हैज टू डू व्हाट, सेपरेट शेड्यूल मीटिंग जो है शेड्यूल करना है फेल्यूर डिस्कस करने के लिए। रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर भेज देनी है कि ऐसा ऐसा है और बैंक फेल हो गया है, और रेमेडियल एक्शंस क्या है वो भी प्रपोज करने हैं। पब्लिकली अनाउंस भी कर देना है लोगों को कि बैंक अब फेल हो गया है इन मीटिंग द टारगेट, और पब्लिक का जो भी इनपुट है वो जो है लेना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो बहुत ही गलत लग रहा है कि पब्लिक को बता दिया और फिर पब्लिक से जो है हम इनपुट ले रहे हैं, इवन तो आपको इनके बारे में ना पता हो। दिस इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर हम जैसे ही वो एलिमिनेट करेंगे विल गेट द राइट आंसर विच इज 1 2 एंड 3, तीनों ही करेक्ट है। सेपरेट मीटिंग बैठानी है, एंड आई होप आपको फेल्यूर कब होता है वो भी समझ में आ गया, टारगेट क्या है वो भी समझ में आ गया। रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर भेजनी है, 1 महीना याद रखिए। रेमेडियल एक्शंस भी बताने, एब्सोल्युटली 1 यहाँ पर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, द चेयरपर्सन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्म्ड इन इंडिया इज। चेयरपर्सन कौन होता है एमपीसी का, वी हैव सीन कि 6 मेंबर्स होते हैं। ये 6 मेंबर्स में एक मेंबर गवर्नर ऑफ आरबीआई भी होता है, तो दिस गवर्नर ऑफ आरबीआई इज एक्चुअली द चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का क्या स्पेशल राइट है, तो एक्चुअली सारे जो मेंबर्स हैं 6 मेंबर्स को एक एक वोट मिलता है जब भी कोई डिसीजन होता है, बट चेयरपर्सन के पास एक एक्स्ट्रा कास्टिंग वोट होता है, यानी कि लेट्स से इक्वल नंबर ऑफ वोट्स आ गए, 3 यस 3 नो, तो ऐसे में चेयरपर्सन जो वोट देगा, यस कहेगा या नो कहेगा, दैट विल बी द फाइनल थिंग। दिस इज वन थिंग, एंड वेरियस अदर थिंग्स को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है। व्हाट इज द राइट आंसर, आरबीआई गवर्नर, बी इज द राइट आंसर हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड हम ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं। कौन से एक्ट में कैश रिजर्व रेशियो है, आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है कैश रिजर्व रेशियो के बारे में, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। सोचो सोचो फटाफट सोचो, तब तक हम ये स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इट इज द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक मस्ट मेंटेन विद द आरबीआई एज अ शेयर ऑफ एनडीटीएल। अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट का किया गया है, प्लेस्ड अ कैप ऑन सीआरआर बिटवीन 3 and 20%। तो लो, सेकंड स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया, 3 and 20% के बीच में ही सीआरआर होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। बैंक हैज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज 1 लाख का है, सीआरआर 4.5% है, तो 4,500 रुपये आरबीआई में लिक्विड कैश मेंटेन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो करेक्ट है, आरबीआई जो सीआरआर है वो ओनली कैश, कैश ओनली इस रूप में होता है, और कहाँ पर होता है, आरबीआई के पास होता है। इस वजह से ये कहाँ पर है, आरबीआई एक्ट में इससे रिलेटेड आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे सेक्शन 42 में। ठीक है, तो इसे अमेंड किया गया, और फिर 3 से 20% के बीच ही सीआरआर होना चाहिए, ये किया गया है। तो वो तो गलत है, ये पहला स्टेटमेंट तो सही है, राइट। ये गलत है, सीआरआर की लिमिट पहले थी 3 से 20% की, ये लिमिट हटा दी गई है अमेंडमेंट करके 2006 में, लिमिट हटा दी गई है, सीआरआर कहीं भी सेट हो सकता है। तो दिस इज करेक्ट, 4.5% होगा तो 4,500 जो है रखना पड़ेगा इन द आरबीआई, दिस इज करेक्ट। तो सेकंड गलत है, तो वी कैन जस्ट सिंपली एलिमिनेट दीज थ्री, सॉरी,
So the correct answer will be D. 1 and 3 only is the right answer. Moving on, marginal cost of funds based lending rate comprise of which among the following? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट्स है बैंक्स के, उनको अलग अलग फॉर्मूला के बेसिस पर सेट करके इंटरेस्ट रेट्स को जो है कैलकुलेट किया जाता है. वन ऑफ देम इज MCLR. ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट जो है, यहाँ MCLR एक फॉर्मूला देता है कि कैसे आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है. तो उस फॉर्मूला के कंपोनेंट्स क्या क्या है वो पूछा जा रहा है. MCLR के कंपोनेंट्स यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स है, नेगेटिव कैरी ऑन CRR है, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनोर प्रीमियम. तो ये दोनों चीज़ें तो समझ में आ रही हैं कि बैंक को ये सारे पैसे इकट्ठा करने में कुछ पैसे लगे होंगे, साथ के साथ उसमें जो पीपल काम कर रहे हैं, मशीन्स काम कर रहे हैं, उनका कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट लगा होगा. तो ये दोनों तो कंफर्म है कि है. बट बाकी चीज़ें हैं क्या? तो बैंक्स को CRR जो RBI के पास रखना पड़ता है. तो आप किसी के पास पैसे रख रहे हो तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इंटरेस्ट मिले उस पे, लेकिन CRR पे कोई इंटरेस्ट RBI नहीं देता. तो इससे बैंक का लॉस हो रहा है, तो उसमें भी उसको भी हम ऐड करेंगे और कस्टमर से उसको जो है वसूलेंगे. तो ये कह रहे हैं इज दैट इंक्लूडेड टेनोर प्रीमियम, यानी कि कई बार बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन्स दे देते हैं भूले भटके. तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स जो है ये बैंक के लिए काफ़ी नुकसानदेह कई बार होते हैं. ठीक है, प्रॉफिट्स इनके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत साल बाद पैसे मिलते हैं, तो रियल वैल्यू इनकी कम होती है. ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर एंड ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क. जहाँ पर रिस्की चीज़ है, अगर वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया तो सारे पैसे डूब जाएंगे. तो दीज थिंग्स आर देयर. तो इस वजह से टेनोर प्रीमियम लेते हैं कि ऐसे लॉन्ग टर्म लोन्स देने के लिए भी हम कंपनसेशन लेंगे. तो इज दैट देयर? यस, चारों ही चीज़ें हैं. तो आप ये सभी चीज़ें दे रहे थे MCLR जब था. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. तो यहाँ पर चारों ही चीज़ें इंक्लूडेड है MCLR के फॉर्मूला में. दैट इज वाई 1 2 3 एंड 4 डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन, यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट आर द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज फॉर मेंटेनिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय बैंक्स. SLR, इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पर हैं? RBI एक्ट में है या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है? राइट, अगेन यू शुड रिमेंबर RBI एक्ट में CRR है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में वी विल सी कि SLR जो है ये मेंशन्ड है. ओके, SLR में क्या क्या है? कैश हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, ये तीनों तो पता है. बट क्या शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज भी हो सकते हैं? जी हाँ, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो दीज आर द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, अप्रूव्ड एसेट्स जो बैंक रख सकता है इन द फॉर्म ऑफ SLR. अब SLR के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वो कौन से जो लोन मेथड में यूज किए जा सकते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें कोलेटरल आप SLR के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स है, वो यूज कर सकते हो. राइट, ये सब भी हमें याद होना चाहिए. तो द करेक्ट आंसर हियर इज 1 2 3 एंड 4 डी. ठीक है, और इससे रिलेटेड प्रोविजंस आपको जो है CRR से रिलेटेड यू विल सी इन सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट. मूविंग ऑन, यहाँ ट्राई पार्टी रेपो जो है इससे रिलेटेड पूछा गया है. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द सर्विसेज जो इंटरमीडियरी प्रोवाइड करता है ट्राई पार्टी रेपो कॉन्ट्रैक्ट में? एक एग्जांपल रेपो कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम ले तो RBI और बैंक के बीच होगा. बैंक जब RBI से बोरो करता है पैसे, दैट इज कॉल्ड अ रेपो कॉन्ट्रैक्ट. अब ऐसे ही बोरोइंग दो एंटिटीज के बीच में हो सकती है, और यहाँ पर तीसरा पर्सन जो है इंक्लूड हो जाता है जिसे इंटरमीडियरी कहते हैं. ये इन दोनों के बीच के इस रेपो ट्रांजैक्शन में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये 1 2 एंड 3 ट्राई पार्टी रेपो बन जाता है. ठीक है, तो ये कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो पूछा गया है इस क्वेश्चन में. कोलेटरल सिलेक्शन, यानी कि रेपो ट्रांजैक्शन में कोलेटरल जो है रखा जाता है, गिरवी कुछ चीज को रखा जाता है, तो वो क्या होना चाहिए? उससे रिलेटेड डिसीजन. पेमेंट एंड सेटलमेंट करवाता है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे होते हैं. पहले जो सिक्योरिटी है वो दो, पैसे दो, फिर लोन लौटाने पे ये सिक्योरिटी को वापस करो, बहुत चीज़ें. तो ये सारा कुछ पेमेंट एंड सेटलमेंट एंड कस्टडी एंड मैनेजमेंट ये सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है क्या? सो लेट मी टेल यू, ये सारे ही फैसिलिटीज़ ट्राई पार्टी रेपो इंटरमीडियरी जो है वो प्रोवाइड करता है. दैट इज़ वाई 1 2 एंड 3 डी विल बी द राइट आंसर हियर. Moving on, 10th question, the main aim of Operation Twist carried out by RBI was. तो पहले तो आपको ऑपरेशन ट्विस्ट पता होना चाहिए. फॉर दैट यू शुड ऑल्सो नो कि RBI एक्चुअली ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकता है, जहां पर RBI मूव्स इनटू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, और वहां से ये जो बॉन्ड्स हैं उनको खरीद सकता है. राइट, अलग अलग तरह के बॉन्ड्स, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह को खरीद सकता है एंड बेच सकता है. तो दैट इज वाई इनको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है. जनरली क्या होता है, RBI जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है वो प्राइमरी डीलर्स या फिर इस तरीके से क्लोज वे में कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे खरीद सकते हैं.
बट ये ओपनली मार्केट में जाकर खरीदने बेचने का काम, लिक्विडिटी को मैनेज करने का काम जब आरबीआई करता है, दैट इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसा एक ओपन मार्केट ऑपरेशन स्पेशल है, दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इसमें क्या होता है, आरबीआई इज कमिंग आउट और फिर आरबीआई एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें खरीदने लगता है। ऐसे में इनकी जो यील्ड है वो कम हो जाती है और इंटरेस्ट रेट्स जो लॉन्ग टर्म लोन्स के हैं वो यील्ड से लिंक्ड होते हैं, तो उसके इंटरेस्ट रेट्स भी घटने लगते हैं। तो ये खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें आरबीआई बेच देता है इनटू द मार्केट। तो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स बेचने पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और इससे ये होता है कि पीपल जो बाहर कंट्रीज में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे थे वो अब शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, आरबीआई के द्वारा आए हैं तो दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव एंड अगर वो गवर्नमेंट के हैं तो ये जो है खरीदे जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म जो लोन्स है उस पर इंटरेस्ट रेट घट जाता है। तो मेन एम क्या है ऑपरेशन ट्विस्ट का, मेन एम इस लॉन्ग टर्म लोन्स का इंटरेस्ट रेट घटना, ताकि लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो लोग लें। ठीक है, दैट इज द मेन एम। सो ऑगमेंट शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इंक्रीजिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग, विदड्रॉइंग लिक्विडिटी शॉर्ट एंड, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी नो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग को बढ़ाना, दैट इज द मेन एम। ये चीजें बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन वॉच द वीडियो। Which among the following is correct with respect to calculation of GDP by the product method? तो प्रोडक्ट मेथड जीडीपी कैलकुलेशन जो होता है वहां पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है। नेशनल इनकम इज मेनली जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, दैट इज नेशनल इनकम, ये इसे जो है कहा जाता है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, विल बी एबल टू कैलकुलेट जीडीपी से। कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आएगा। अब ये फैक्टर इनकम पर कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे, सारे जो टैक्सेस है वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्सिडीज ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी द नेट टैक्सेस। ठीक है, नेट टैक्सेस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो एनएनपी में से वो सब्ट्रैक्ट करने पे नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट ये आ जाएगा। तो ये ऐसा कहाँ किया गया है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए minus indirect taxes plus government securities, so will be the right answer। I hope that is clear। तो ये चीज जो है आपको याद रखना है कि नेशनल इनकम एक्चुअली कैलकुलेट जो हम करते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यू कैन वॉच द वीडियो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, ये पूछा गया है। जीडीपी स्पीक्स अबाउट हाउ जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पॉपुलेशन। ठीक है, जीडीपी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि रिच के पास गया है, पुअर के पास गया है, कैसे गया है, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। जीडीपी कंट्रीब्यूट्स इन रिड्यूसिंग रीजनल स्ट्राइफ, यानी कि रीजनल डिफरेंसेस जो होते हैं कि एक जगह को का नेशनल इनकम ज़्यादा है दूसरे का कम है, ये सारी जो इश्यूज है इसके बारे में जीडीपी कैलकुलेशन से पता चलता है, यानी कि जीडीपी जो फिगर है उससे पता चलता है। जीडीपी इज एन एग्रीगेट मेजर, यानी कि जीडीपी जो है क्या है, नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम होगा तो एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट यानी कि बहुत सारे लोगों का जो है डेटा एक साथ, या फिर पूरे मार्केट का, पूरे इकोनॉमी का डेटा है ये, या फिर आपका या मेरा इनकम के बारे में बताता है जीडीपी। क्या है जीडीपी, हायर जीडीपी इम्प्लाइज हायर वेलफेयर, तो जीडीपी ज़्यादा होगा तो वेलफेयर भी ज़्यादा होगा, लोगों का जो है भला होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा, ये कंपलसरी है, ये चीज कही गई है यहाँ पर। तो जीडीपी स्पीक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बताता नहीं है कि रिच के वजह से पुअर के वजह से है, बट इतना जो है नेशनल इनकम है ये बस बताता है जीडीपी। रीजनल यानी कि गोवा के वजह से ज़्यादा जो है जीडीपी आया, इसके वजह से आया, यूपी की वजह से, ये चीज़ नहीं बताता, तो ये भी गलत है। एग्रीगेट मेजर है, जी हाँ, पूरे कंट्री के लेवल पर ये जीडीपी जो है नेशनल इनकम बताता है। जीडीपी ज़्यादा है तो हायर वेलफेयर होगा, पोवर्टी नहीं होगी, ये कंपलसरी नहीं है। इंडिया का ही केस ले लो, ठीक है, रिच पीपल के वजह से भी हो सकता है। तो व्हाट इज द राइट स्टेटमेंट हियर, सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हियर। 13 क्वेश्चन आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का रिलेशनशिप एंड पर्सनल इनकम, पर्सनल टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, फाइन्स एंड फीस, रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास 100 रुपये आए,
अब ये 100 रुपए में से आपको 50 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, 20 रुपए टोल देना पड़ रहा है, तो आपके पास बच कितना रहा है? 30 रुपए। तो दिस 30 रुपीज इज द डिस्पोजेबल इनकम दैट यू हैव। एंड क्योंकि पीपल के पास होती है तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इसे कहा जाता है। ठीक है, समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली यूज, ताकि टैक्सेस यहाँ वहाँ चला गया। तो यानी कि पर्सनल इनकम जो भी आ रहा है उसमें से टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड फाइन्स में जो आप पैसे दे रहे हो, उन्हें जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वील गेट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पीडीआई का फॉर्मूला क्या होगा? 1 में से 2, 3, 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल है। तो कहाँ पर है? बी में आपको वो दिख रहा है, तो बी इज द राइट आंसर। Moving on, System of National Accounts 2008 has been prepared under the auspices of which among the following? SNA 2008 जो नेशनल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, वो किसके अंडर जो है बनाया गया? कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पर इंक्लूडेड है? इंटर सेक्रेटेरिएट वर्किंग ग्रुप ऑन नेशनल अकाउंट्स कंप्राइजिंग यूरोपियन कम्युनिटी। सो लेट मी टेल यू, यूरोपियन यूनियन के बारे में, यूरोपियन कमीशन के बारे में मैंने आपको बताया, सॉरी, बट येस दिस इज समथिंग दैट इज इंक्लूडेड। तो यूरोस्टैट यानी कि स्टैटिस्टिक्स का जो विंग है, वही नेशनल अकाउंट से रिलेटेड यूरोपियन यूनियन में ओवरसी कर रहा है, एंड इस पूरे SNA 2008 को लाने के पीछे इंक्लूडेड है IMF है, OECD है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो IMF, OECD हमने देखा था, वर्ल्ड बैंक भी हमने देखा था, बट WTO को हमने नहीं देखा वहां पर। ठीक है, दैट इज वाई वी कैन से ये जो 4 है, this is not included, and 1, 2 and 3, A is the right answer. 15th question, which among the following statement is correct with respect to annual budget of India? काफी important है, और ये बजट वाला जो हमारा 19 चैप्टर, उनमें से कुछ फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। It is presented by Union Finance Minister in the Parliament. Absolutely, it was being presented on last working day of February till 2016. Yes, उसके बाद से हमने देखा कि फर्स्ट वर्किंग डे 2017 से फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, तब ये प्रेजेंट किया जा रहा है। दैट इज वाई सेकंड इज आल्सो करेक्ट। रेल बजट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम यूनियन बजट सिंस 2017, उल्टा दिया है। रेल बजट को हमने मर्ज कर दिया था यूनियन बजट में, पहले दोनों सेपरेट आते थे। 2017 तक क्या हाल था? रेल बजट अलग, यूनियन बजट अलग। अब दोनों को हमने मर्ज कर दिया, देन वी हैव 2017 से सिंगल बजट। ठीक है, तो इस वजह से थर्ड इज रॉन्ग, सेपरेट नहीं किया गया, मर्ज किया गया। We have the right answer A, 1 and 2 only. 16th question, which among the following is the best definition of primary deficit? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। Let us have a look. It is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. ये revenue deficit है, primary deficit नहीं। प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली है क्या? फिजिकल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, हम इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात नहीं करते, क्यों? जो भी हमारे डेफिसिट है, जो भी हमारा कमी है, 10,000 रुपीज़ जो है हमें खर्च करना है, लेकिन हमारी इनकम जो हो रही है लेट्स से गवर्नमेंट की, तो 5,000 रुपीज़ है, तो इसमें डेफिसिट क्या हो गया? 5,000 रुपये कमी है। ठीक है, इस कमी में से जो एक्सपेंडिचर है उसके कुछ कंपोनेंट्स हम हटा देते हैं। हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर में थोड़ा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट करना है, वो भी इतने दिन इतने महीने बाद, तो उसका अभी से हम क्यों सोचे, तो हम वो इंटरेस्ट पेमेंट को, ये जो डेफिसिट है उसमें से हटा देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट। एक्सेस ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसिड, दिस इज कैपिटल डेफिसिट। जनरली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स इन एड ऑफ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है। Finally, difference between fiscal deficit and interest payment. So this is the right answer. Okay, D will be the right answer here. Moving on, which among the following is a financial instrument on the asset side of financial institutions balance sheet? तो balance sheet का asset and liability side है, तो asset side में क्या क्या होगा? अगर किसी बैंक या financial institution की बात करें, लोन्स एंड एडवांसेस हो गए, अगर कोई और इन्वेस्टमेंट बैंक ने कर रखा है, ऑल ऑफ दीज आर एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या होंगे? डिपॉजिट्स जो इसके पास आए हैं, और जो भी इंश्योरेंस वगैरह के क्लेम पैसे वगैरह देने हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, वो सब लाइबिलिटीज में आएंगे। दैट इज वाई लोन्स एंड एडवांसेस एसेट साइड में आ रहा है, बिकॉज लोन्स एंड एडवांसेस पे हमें प्रॉफिट, जो बैंक है उससे प्रॉफिट होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रॉफिट होगा, दैट इज वाई एसेट साइड पे आ रहा है। यू हैव द आइडिया ऑफ दैट, सो ए इज द राइट आंसर। 18th, which among the following banks were nationalized in 1969 in India? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 1969, इसके लिए क्या करना है हमें? रिवर्स इंजीनियरिंग 1980 वाले बैंक्स को याद रखो। ठीक है, तो 1969 में कौन से? इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या आंध्रा बैंक। सो वी हैव वन आइडिया कि आंध्रा बैंक तो डेफिनेटली 1969 में नहीं नेशनलाइज हुआ है, तो उसे एलिमिनेट किया, वी गेट द राइट आंसर। 1, 2 and 3, ए विल बी द राइट आंसर। क्या क्या है? आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक,
ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया एंड न्यू बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है, कोई एक्रोनिम जो है शॉर्ट फॉर्म आप लिख लो एंड देन ट्राई टू रिमेंबर. The differentiated banks, Payment Bank and Small Finance Bank were given license based on recommendations of which committee in 2013? कौन सी कमिटी ने differentiated banks यानी कि more banks के से related recommendation दिया? मोर कहाँ पर है, ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो. तो नचिकेत, मोर कमिटी इज द राइट आंसर हियर, सो सी विल बी द राइट आंसर. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसलेनियस सर्विस ऑफ बैंक? तो बैंक का मेन सर्विस क्या होता है? बैंक मेन जो रीजन है बैंक को एस्टैब्लिश करने का, इट इज टू टेक इन डिपॉजिट एंड टू गिव आउट लोन. ठीक है, ये डिफाइन भी किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. सो वी नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट द मिसलेनियस सर्विस ऑफ बैंक. ठीक है, तो यहाँ पर मिसलेनियस सर्विसेज क्या हो गए? बैंक अगर लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी दे रहा है, अगर बैंक जो है ट्रस्टी वगैरह बन रहा है, बैंक आपके जो लॉकर्स वगैरह दे रहा है फैसिलिटी, देन दोज थिंग्स आर मिसलेनियस. मर्चेंट बैंकिंग, ऑल ऑफ दीज आर मिसलेनियस, यानी कि मेन एक्टिविटीज नहीं है बैंक के, ये दे आर मिसलेनियस, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. ये कलेक्शन ऑफ बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, मोबिलाइजिंग डिपॉजिट एंड गिविंग एडवांस, मर्चेंट बैंकिंग. सो वी नो कि मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स एंड सर्विसेज ये मिसलेनियस सर्विस नहीं है. क्या पूछा गया? नॉट अ मिसलेनियस सर्विस, सो सी विल बी द राइट आंसर हियर. 21 शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया आर दोज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड बैंक्स. वेरी सिंपल, आरबीआई एक्ट के दो शेड्यूल्स है. पहले शेड्यूल में क्या है फटाफट से बताना है आपको. यहाँ पर 4 जियोग्राफिकल जो रीजन्स है, सॉरी जियोग्राफिकल रीजन्स जो है उनके बारे में दिया हुआ है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न. ठीक है, और इनके जो लोकल बोर्ड्स, रीजनल ऑफिसेस हैं, वो सब से रिलेटेड प्रोविजंस आरबीआई एक्ट में दिए हुए हैं. सेकेंड शेड्यूल में कुछ बैंक्स के नाम दिए हुए हैं एंड ये बैंक्स को हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं, राइट? दैट इज द थिंग. तो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट, एब्सोल्युटली ए इज द राइट आंसर. फर्स्ट सेकंड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो इंक्लूडेड ही नहीं है, आरबीआई एक्ट में है ये. ठीक है, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में अगर हम देखें तो दीज बैंक्स आर गिवन. अब ये बैंक जो शेड्यूल्ड बैंक से, इनके क्या बेनिफिट्स है? नंबर वन, आरबीआई से कभी भी ये जो है पैसे बोरो कर सकते हैं. और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के अगर हम देखें तो ओनली इमरजेंसीज में बोरो कर सकते हैं. दूसरी बात, ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स है दे आर पार्ट ऑफ द क्लियरिंग हाउसेज के मेंबर्स होते हैं. इस वजह से चेक वगैरह जो शेड्यूल्ड बैंक्स में जाता है तो जल्दी क्लियर हो जाता है. दैट इज द थिंग. ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स नहीं. ये टू इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है, आई होप यू रिमेंबर देम. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22. द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर सिस्टम हैज अ स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस विच ऑपरेट्स इन डैश बैचेस. ठीक है, तो एनईएफटी नेफ्ट जो है इमीडिएटली आपका क्या ट्रांसफर पहुंच जाता है आपके किसी फ्रेंड को, अगर आपने पैसे भेज रखे? नहीं, टाइम लगता है. तो वो टाइम कितना है, कितने आवर्स के बैचेस में ये होता है, और इस तरह के सेटलमेंट को हम नेट सेटलमेंट कहते हैं. लेट्स से देयर इज ए एंड बी. ए ने बी को 100 रुपये भेजे हैं आज, फिर कल बी ने जो है 100 रुपये वापस कर दिए, ए ने फिर 50 रुपये भेजे, तो इसका क्या होगा? 2 दिन का नेट जो सेटलमेंट है, क्या हुआ? ये तो कैंसिल हो गया, 50 रुपये इज द नेट सेटलमेंट. ठीक है, ये इसे हम नेट सेटलमेंट कहते हैं. अब आरटीजीएस में क्या होता है? ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि ये 100 रुपीज़ पहले बी में जाएंगे, फिर ये बी से ए 100 रुपीज़ आएंगे, फिर 50 रुपीज़ यहाँ से यहाँ जाएगा. ठीक है, तो आरटीजीएस में ग्रॉस सेटलमेंट होता है. ग्रॉस यानी कि एक एक चीज़ का सेटलमेंट होता है, ट्रांसफ़र होता है. इस वजह से आरटीजीएस में वेरी लार्ज अमाउंट, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा का ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो इन आरटीजीएस. यस, यहाँ पर ये जो होता है नेट सेटलमेंट कितने समय का होता है? इट इज़ फॉर 2 days, यानी कि 48 आवर्स जो है रुक कर ये नेट सेटलमेंट किया जाता है. तो 24, 16, 72, 48, डी विल बी द राइट आंसर. अब a transaction carried out at an ATM of the card issuing bank is called an dash transaction, known as offers on you on me. ठीक है, on you on me तो होता ही नहीं है, on us या offers होता है. तो on us में क्या हुआ? आपके पास एसबीआई का जो है कार्ड है और फिर आप गए इनटू द एसबीआई एटीएम, तो ये on us, यानी कि द पार्टी इज ऑन अस. इसका मतलब क्या है? इट इज ऑन अस. एसबीआई वाले एटीएम में ही जाकर एसबीआई का कार्ड यूज़ किया. अब लेट्स से एक्सिस बैंक के एटीएम बगल में है, ये एटीएम खराब है, तो एक्सिस बैंक के एटीएम में आप गए तो ये क्या हुआ? ऑफ अस हो गया, यानी कि हमारे एटीएम में आपने पैसे नहीं निकालने. तो ऑन अस ऑफ अस किस लिए? क्योंकि फ्री जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एटीएम के थ्रू, उसकी लिमिट सेट कर दी जाती है. तो ऑन अस में फ्री ट्रांजैक्शंस क्या है? 5 है. और ऑफ अस में फ्री ट्रांजैक्शंस अगर वो मेट्रो लोकेशन है तो ओनली 3 ट्रांजैक्शंस आपके फ्री होते हैं. नॉन मेट्रो होगा तब 5 ट्रांजैक्शंस आर फ्री. ठीक है, ट्रांजैक्शन यानी कि पैसे निकालना.
तो यहाँ पर क्या है, सेम कार्ड इशूइंग बैंक, तो ऑनर्स ए विल बी द राइट आंसर। 24th फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश इन ईयर 1994, 25 ईयर्स के गैप के बाद, ठीक है। 1969 में हमारे सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्हें क्या कर दिया गया था, सारे प्राइवेट बैंक्स को, 14 प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली, उन्हें एक्चुअली एज वी नो नेशनलाइज किया गया था। एंड 1980 में देयर वर 6 मोर बैंक्स जिन्हें नेशनलाइज किया गया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो भी इसके बीच का समय है यहाँ पर, तो यहाँ पर किसी भी प्राइवेट बैंक को एस्टैब्लिश होने नहीं दिया गया था। एंड 1994 में 25 इयर्स के गैप के बाद, यू कैन सी 69 एंड देन 94, तो 25 इयर्स के गैप के बाद दे हैव अलाउड वन न्यू प्राइवेट बैंक। वो कौन सा है, पहला न्यू प्राइवेट बैंक कौन सा है? यस बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक या आईडीबीआई। ठीक है, आईडीबीआई तो पहले ही आ गया था। यस एंड कोटक बैंक 2003-4 में आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में पहला न्यू प्राइवेट बैंक बना। तो आई होप आपको न्यू प्राइवेट बैंक का डेफिनेशन एज वेल एज बैंक का नाम याद हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग, एक एग्जांपल है बैलेंस शीट लेंडर। दो टाइप की लेंडिंग होती है। एक तो बैंक्स जो करते हैं, क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं एंड देन उसे लोन में देते हैं। तो ये जो डिपॉजिट लिया, ये बैंक के कौन से साइड में आएगा, लायबिलिटी साइड में आएगा, और ये बैंक के एसेट साइड में क्या आएगा, लोन आएगा। ठीक है, तो खुद के बैलेंस शीट में एंट्रीज डालकर ये लोन्स दे रहे हैं। अब देर इज अनदर काइंड ऑफ लेंडर जिसे मार्केट प्लेस लेंडर्स भी कहते हैं, जो बस एक लेट्स से वेबसाइट है, जो लेंडर्स हैं, यानी कि जो लोग लोन दे रहे हैं उनका प्रोफाइल यहाँ पे बना होगा, और जो लोग लोन लेना चाहते हैं वो वहाँ पर जाके अच्छा ये लोन अच्छा है, ये अट्रैक्टिव है, ये ले लेता हूँ, वो लेते। तो लेंडर एंड जो बोरोवर है इनको कनेक्ट कर रहा है ये, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस लेंडर। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया बैलेंस शीट लेंडर्स का एग्जांपल क्या है, बैंक्स, फिनटेक, नियो, पीयर टू पीयर। इससे रिलेटेड और भी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बैंक। ठीक है, फिनटेक, नियो, पीयर टू पीयर लेंडिंग नहीं है। 26 क्या है, कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेल बी डैश एज पर द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के तहत कैपिटल कितना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ओपन करने के लिए, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 या 20? तो एज वी नो द करेक्ट आंसर इज 5। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, फटाफट से बताइए मुझे। इट इज इन सेक्शन 4। ठीक है, सेक्शन 4 में 5 करोड़, 4-5 ऐसे आप याद रख सकते। गवर्नर एंड डेप्यूटी गवर्नर होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नॉट एक्सीडिंग। डेप्यूटी गवर्नर, गवर्नर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं ऑफ द आरबीआई। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू आरबीआई, ये मिस हो गया, ऑफ द आरबीआई। तो वो कितने साल के लिए जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं, 3, 4, 5, 6। तो वी नो द करेक्ट आंसर हियर इज 5 ईयर्स। कहाँ पे दिया हुआ है, 7 एंड 8 जो हमारे सेक्शंस हैं ऑफ द आरबीआई एक्ट, वहाँ पे दिया हुआ है। Moving on. No person in India is entitled to demand to buy or sell foreign exchange of a value less than dash. तो foreign exchange जो मनी है वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो आरबीआई एक्ट में उसकी लिमिट दे रखी है, और वो लिमिट कितनी है, 10 लाख है, 20 लाख, 2 लाख या 5 लाख, इससे कम का नहीं हो सकता। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज कितना का हो सकता है, द करेक्ट आंसर हियर इज 2 लाख। ठीक है, 2 लाख लिमिट है, से कम का नहीं हो सकता, सेक्शन 40 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 36 एसीए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अगर हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसे सुपरसीड किया जा सकता है सर्टेन केसेस में, और वो उसका पीरियड क्या है, डैश एंड एक्सटेंडेड बाय आरबीआई टू अ टोटल पीरियड ऑफ डैश। सुपरसीड करना यानी कि इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भगा देना और फिर ये कहना कि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, तो सुपर सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। एंड ये कितने समय के लिए मैक्सिमम किया जा सकता है, और अगर आरबीआई चाहे तो वो कितने समय के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये सुपर सेशन कैन बी डन फॉर 3 मंथ्स एंड एक्सटेंशन 6, 4 मंथ्स एक्सटेंशन 8, 6 मंथ्स एक्सटेंशन 12 या 10 मंथ्स एक्सटेंशन 12। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब है 6 मंथ। 6 मंथ्स के लिए ये किया जा सकता है एंड 12 मंथ्स के लिए आरबीआई उसे एक्सटेंड कर सकती है। विल बी द राइट आंसर। 30th question, section 12 of the Banking Regulation Act 1949 states that the subscribed capital of a banking company cannot be less than dash of the authorized capital. तो subscribed capital, authorized capital and paid up capital, तीन चीज है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जितना भी एक बैंकिंग कंपनी है वो कैपिटल कितना मार्केट से उठा सकता है, इसका एक लिमिट सेट किया जाता है कि इतने पैसे जो है आप मार्केट से उठा सकते हो, उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। अब इसका ये कहा गया कि इसका 50% होना चाहिए जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, दैट इज द
रूल कि 50% एटलीस्ट सब्सक्राइब कैपिटल होना चाहिए। ये सारे जो है इतना ऑथराइज्ड है, यानी कि 10 लाख रुपए आप उठा सकते हो फ्रॉम द मार्केट। लेकिन क्या 10 लाख के सारे शेयर्स और ये सारे लोग खरीद लेंगे? नहीं, थोड़े शेयर शायद बच जाएंगे। वो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 5 लाख खरीद लेने चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो। अब इसमें से क्या है, बहुत सारे जो कैपिटल का मनी का जो पेमेंट है वो भी आ चुका है, तो दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। कई बार लेट होता है, तो पेड अप कैपिटल इज जिसका पेमेंट आ चुका है, तो एटलीस्ट 2.5 लाख का पेमेंट आ जाना चाहिए, देन ओनली यू कैन कैरी ऑन योर बैंकिंग कंपनी। ये कहा गया। तो क्या है यहाँ पर? 50% का लिमिट है, ठीक है। ऑथराइज्ड, देन सब्सक्राइब्ड, देन पेड अप कैपिटल, इसका लिमिट क्या है? 50-50% होना चाहिए, ओनली देन बैंकिंग कंपनी रन कर सकती है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? सी, 50%। 31, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट 1948 में स्टैब्लिश किया हुआ? वेरी क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। आईसीआईसीआई है, रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईएफसीआई है, या फिर एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो वी नो आईएफसीआई को एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में एज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अभी प्रेजेंटली कौन सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग है इंडिया में, अगर आप लोग बता पाओ दैट वुड बी ग्रेट। ऑल्सो वो एक ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इफ यू आर एबल टू टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन। देखते हैं कौन सा ये जवाब देता है। राइट, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Which among the following is or are the possible operations performed by the Industrial Development Bank of India? IDBI कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है? तो IDBI को 1960 स्टैब्लिश किया गया, एंड देन लेटर ऑन इसका जो है नॉर्म सेट किए गए, अभी तो ये बैंक बन गया, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइनेंस कर सकता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की असिस्टेंस। तो आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए लोन्स वगैरह देना, इस ये मेन काम है। प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड उन्हें फाइनेंस कर सकता है। सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कर सकता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, एंड देन टर्म्स इसके इजी है, रीपेमेंट जो है रिलैक्स्ड है, ऐसे सॉफ्ट लोन। असिस्टेंस दे सकता है, असिस्टेंस अंडर टेक्निकल डेवलपमेंट फंड स्कीम, जहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट अगर चाहिए किसी इंडस्ट्री को तो वो लोन लेकर उस चीज़ को कर सकता है, ऐसा लोन प्रोवाइड करना, ऐसा हेल्प प्रोवाइड करना। रिहेबिलिटेशन असिस्टेंस फॉर सिक यूनिट, जो सिक यूनिट्स है, जो इंडस्ट्री जो है बंद होने वाले हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज को भी हेल्प करता है क्या आईडीबीआई? तो लेट मी टेल यू ऑल फोर काइंड्स ऑफ असिस्टेंस आईडीबीआई कर सकता है, एंड दैट इज वाई डी 1 2 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। 33, स्टार इनिशिएटिव ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एम्स एट विच अमंग द फॉलोइंग? स्टार इनिशिएटिव किसके लिए? मैंने आपको बताया था स्टार इनिशिएटिव कैसे याद रखना है आपको। आई होप आप वो ट्रिक अपना कर इस क्वेश्चन को जरूर सही जवाब दोगे इसका। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर फाइनेंसिंग इक्विपमेंट, प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स कोविड-19 के समय, टर्म लोन असिस्टेंस फॉर रूफ टॉप सोलार पीवी प्लांट्स। तो सोलार पैनल्स मोस्टली कहाँ? छत पे लगाए जाते हैं। स्टार हम कहाँ देखते हैं? ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि स्टार इनिशिएटिव इज फॉर सोलार पीवी प्लांट्स, डी इज द राइट आंसर। कई सारे इनिशिएटिव, स्माइल हो गया, एससीएफ हो गया, ये सब। स्माइल का मिनिमम लोन साइज 10 लाख है अगर आप इक्विपमेंट फाइनेंस के लिए ले रहे हो, बाकी 25 लाख, एंड दिस इज फॉर 10 ईयर्स। देन एससीएफ जो है स्माइल इक्विपमेंट फाइनेंस, ये 72 मंथ्स के लिए होता है, 10 लाख देता है। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर। स्टार इनिशिएटिव किस लिए है? सोलर रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट्स एस्टैब्लिश करने के लिए 10 लाख का 2.5 करोड़ तक ये 5 ईयर्स के लिए ये दिया जाता है। 3 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स इन सिडबी आर, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लियरली हमने ड्यूरिंग द सेशन तो डिस्कस नहीं किया, बट यू विल गेट टू नो हियर। 3 लार्जेस्ट सिडबी के जो 3 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है प्रेजेंटली, वो पूछा गया है यहाँ पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी। आरबीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईडीबीआई है, एलआईसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई है, एलआईसी है, ठीक है। तो सब में एलआईसी तो कॉमन है, तो एलआईसी तो डेफिनेटली है। देन द अदर एंटिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर हियर। तो 3 लार्जेस्ट एंटिटीज जिन्होंने शेयर होल्डिंग ले रखी है सिडबी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसबीआई एंड एलआईसी। 22 अदर फाइनेंशियल शेयर होल्डिंग ली है। 35th क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटेड अंडर द नैपफेड, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंटेज नैफेड जो है 10,000 करोड़ के शेयर्स इसने इशू किए हैं, एंड ये शेयर्स एक्चुअली कौन कौन खरीद सकता है उसकी पूरी लिस्ट है, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट एक एंटिटी है।
सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिमम कितना परसेंटेज शेयर्स हमेशा होने चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एटलीस्ट कितना परसेंटेज शेयर जो है उसके पास होना चाहिए, 10, 26, 50 या 74। तो एज वी नो द करेक्ट आंसर इज बी, 26%। फर्स्ट ग्रामीण बैंक कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था? नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूसुफ के द्वारा ये किया गया था। इज इट इन इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल? तो वी नो बांग्लादेश में। ये माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड ग्रामीण बैंक है, तो दैट वाज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट इन बांग्लादेश। 37. Who among the following was the chairman of the committee to study issues and concerns in the MFI sector appointed by RBI? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के सेक्टर में एक कमेटी बैठाई गई थी 2010-11 में, क्योंकि 2010 में क्या हुआ था, कहाँ पे क्राइसिस आ गई थी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश एमएफआई क्राइसिस हुआ था, तो 2010 के बाद 2010-11 में ये कमेटी को बैठाया गया था इमीडिएटली। सो इज इट वाईएच मालेगाम, नचिकेत मोर, पीजे नायक या आर एन मल्होत्रा? तो यहाँ पर एज वी नो वाईएच मालेगाम कमेटी को बैठाया गया था। नचिकेत मोर कमेटी किससे जुड़ा हुआ है? मोर बैंक्स विच आर डिफरेंशिएटेड बैंक से। एंड आर एन मल्होत्रा इज रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज है, तो ए इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 38, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन्स डायरेक्शन 2002, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो डायरेक्शन है वो दे रखे हैं। माइक्रो फाइनेंस लोन को डिफाइन किया गया, कोलेटरल फ्री लोन होता है, ये हाउस होल्ड को दिया जाता है जिनकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितनी है। लेट मी टेल यू, मई 2023 में ये पूछा गया है, यू शुड नो दैट। एनुअल हाउस होल्ड इनकम चिक चिक के मैंने आपको बताया था कि कितना है, 3 लाख से 5 लाख है, 5.6 या 4 लाख है। सो एज वी नो अभी तक का जो नॉर्म है दैट इज 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख एनुअल इनकम है, देन ओनली यू आर एलिजिबल कि आपको माइक्रो फाइनेंस लोन दिया जाए। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ एसएचजीज डज एनजीओ एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी? तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फाइनेंसिंग, जहां पर एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो इसके 3 मॉडल्स हैं, मॉडल 4 तो है ही नहीं, तो ये वैसे एलिमिनेट हो गया। मॉडल 1 एंड 3। मॉडल 1 में क्या होता है, जो भी एसएचजी है और वो बैंक के द्वारा फॉर्म किया जाता है, फाइनेंस सारी चीज़ें बैंक जो है हेल्प करता है, यहाँ पर कोई भी एनजीओ इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया एनजीओ कहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बनता है, तो ये एसएच जो सेकंड मॉडल है, एसएचजी यहाँ पर है, बैंक है, तो बैंक फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है, एनजीओ यहाँ पर सिर्फ फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करता है, राइट। अब तीसरे मॉडल में क्या होता है, एसएचजी बैंक हो गया और यहाँ पर एनजीओ एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बनता है, यानी कि एसएचजी सारे के सारे पैसे एनजीओ को दे रहा है और वो पैसे बैंक को दे रहा है। अब बैंक से कोई कम्युनिकेशन है तो एनजीओ के साथ हो रही है एंड वो एसएचजी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये एसेंशियली फाइनेंशियल इंटरमीडियरी बन जाता है, मूवमेंट ऑफ फंड्स एज वेल एज सर्विसेज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये किस में हो रहा है? मॉडल 3 में। तो वही पूछा गया कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कौन से मॉडल के एसएचजी बैंक लिंकेज में होता है, दैट इज मॉडल 3। Okay, that is the thing. C is the right answer. Last question इस सेशन का, the range of savings to loan ratio permitted by NABARD guidelines to be provided by banks to SHGs is dash under the normal conditions. ठीक है, normal conditions में अगर एक SHG है वो सेविंग्स कर रहा है किसी बैंक में, तो व्हाट इज द रेशियो जिसमें लोन्स दिए जा सकते हैं? 1:1 to 1:2, 1:2 to 6, 1:4 या फिर 4:10? ओके, सो लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर हियर इज सी, 1:1 to 1:4। ठीक है, यहाँ पे सेविंग्स अगर आपके 100 रुपए है तो यू कैन गेट अ लोन 100 रुपीज टू 400 रुपीज, सो दैट इज द थिंग। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर वो एसएचजी स्टेबल हो, बट नॉर्मल कंडीशंस में 1:1 to 1:4 इज द रेशियो। आई होप दैट इज क्लियर एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अब 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे स्क्रीन पर जो कि प्रोबेबली एग्जाम में आगे आ जाए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग, तो ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड देन उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लेट्स सी किसके कितने पॉइंट्स बनते हैं और किसके जवाब सही होते हैं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू आंसर। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम अपने सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नाउ आंसर दिस सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई टू नो पॉज द वीडियो, पढ़ो आप अपने से एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियोस एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना। इसी तरह के और एक्साइटिंग वंडरफुल क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, सो यू कैन डाउनलोड द
पीडीएफ जहां पर 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अवेलेबल है आईएएफएस के, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कीप गेटिंग दीज वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे हैं वीडियोस, यू कैन ऑल्सो गिव अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ अगर आपके क्वेरीज है, यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन 81407241। आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हो, hello@edutap.co.in पे आपके क्वेरीज भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक कि आपको कैसा लग रहा है, ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ओवर द मेल और इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।